हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका सर, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर आज आप क्या स्टार्ट करने वाले हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सीए फाइनल चैप्टर नंबर 6 ऑडिटिंग का, जिसका नाम है सर कंप्लीशन एंड रिव्यू एज पर न्यू सिलेबस। सो फटाफट से अपनी स्टडी मटेरियल खोल लीजिए और अपन करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या रहेगा सर। जिसका नाम रहेगा सिंपल सा कंप्लीशन एंड रिव्यू। What is the name of chapter 6? Completion and review. What is the name of chapter 6? Completion and review. So चैप्टर 6 बढ़ने से पहले इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे हमारा रहेगा, तो हम लोग स्टडी मटेरियल को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपन स्टडी मटेरियल के साथ साथ में सोल्व करते जाएंगे। सो आप इस वीडियो को बिना छोड़े, मेरी गुजारिश है आपसे या मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको 1.5x या 2x पे देख लीजिए, लेकिन इसका कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अपन इसी में अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स भी बना लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा तो और क्या चाहिए सरकार आपको, ठीक है ना सर। सो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं कंप्लीशन एंड रिव्यू। थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। स्क्रीन पे मेरा लगा हुआ है कंप्लीशन एंड रिव्यू का चैप्टर। आप चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर पहले खोल लीजिए कि सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर है सर पेज नंबर 6.2। मैं आपको इस स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा, ताकि आप क्या बैठ के अच्छे से स्टडी मटेरियल खोल के अच्छे से साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो चैप्टर नंबर 6 का नाम है सर कंप्लीशन एंड रिव्यू। हम लोगों ने वो समझ लिया। अभी सर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर। हम लोग पढ़ेंगे सर SA 560, SA 570 एंड SA 580। ये चैप्टर हमको सिखाने वाला है। 560 का सर ऐसे क्या है, ऐसे 560 कौन सी बला है। ऐसे 560 बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ऐसे 570 क्या बोलता है सर, ऐसे 570 बोलता है सर आपका गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। एंड ऐसे 580 आपका क्या बोलता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज ऐसे 580, ऐसे 580 बोलता है सर आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, ऐसे 580 हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने समझा। अब इसकी एक छोटी सी केस स्टडी, केस सिनेरियो जैसा दे रखा है सीए सुजाता का, वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, उसका कोई भी काम का नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप कर रहे हैं ऐसे 560 की ओर। हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली ऐसे 560 की ओर। देखो कंप्लीशन एंड रिव्यू हम लोगों ने पढ़ा, सुजाता की ये केस स्टडी है, ये पूरी आप खुद से पढ़ सकते हो। अभी हम लोग जंप कर रहे हैं सर ऐसे 560 होता क्या है सर। सबसे पहले तो व्हाट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है सर, उसका मतलब क्या होता है। सो सर सब्सिक्वेंट इवेंट हमारा क्या होता है, जो ऐसे इवेंट जो अकर होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सो ये मेरी डेट ऑफ एफएस है, डेट ऑफ एफएस है, एंड ये मेरी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, ये बेसिकली रहेगा जो सपोज 31 मार्च 2023 का, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सपोज समझ लो 30 सितंबर 2023। सो इन दोनों के बीच में जो इवेंट्स होते हैं अकर, इन दोनों के बीच में जो इवेंट्स अकर होते हैं उनको बोलते हैं सर सब्सिक्वेंट इवेंट। एंड फैक्ट नोन टू द डेट, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। बट ये इवेंट्स तो है सब्सिक्वेंट इवेंट, बट इन इवेंट्स को बोलेंगे कब, ये फैक्ट कब पता चला इवेंट्स का, ये फैक्ट्स पता चला इसको यहाँ पे सपोज 15 अक्टूबर को। सो हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट सर सिंपल सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं सर, हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है कि जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ये मेरी है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों के बीच में अकर होने वाला इवेंट उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट। बट उसका जो फैक्ट है, उसका जो मालूम पता चलता है ऑडिटर को, वो पता चलता है आफ्टर द साइनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वही हमारा क्या हो गया सर सब्सिक्वेंट इवेंट। सर ये चीज़ हो गई हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट की। अभी सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑडिटर का काम क्या है, ये ऐसे का लाने का पर्पस क्या है सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। सर सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमको ये तो पता चल गया कि उसको क्या करना है। आज ऑब्जेक्टिव मैं लिखता हूँ, सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये ऐसे लाने का पर्पस क्या है सिंपल सा, तो हमको ऑब्टेन करना है सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग व्हाट, दीज इवेंट, मतलब रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट जो अकर हो रहे इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब इन इवेंट्स का हमें क्या करना पड़ेगा, इन इवेंट्स का हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट या फिर डिस्क्लोजर, या फिर और अगर डिस्क्लोजर किया है तो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। सिंपल सी बात है।
हमको सब्सिक्वेंट इवेंट पता चल गया सर सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने कि भाई जो सब्सिक्वेंट इवेंट का एडजस्टमेंट दिया है या फिर डिस्क्लोजर दिया है किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है, वो अप्रोप्रिएट है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है सर। और हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। हमें क्या करना है, रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स डेट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो फैक्ट्स हमको आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता चले हैं उनका हमें क्या करना है, रेस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली हमें क्या करना है, रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो हमारा ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया और सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो हमको पता चल गई। अभी सर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके लिए ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा। ये जो इवेंट्स अकर हुए हैं इन दोनों के बीच, इसके लिए ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द थिंग्स विच द ऑडिटर नीड्स टू डू फॉर दिस इवेंट। सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, द ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर दैट ऑल द सच इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऐसा कोई इवेंट्स हुआ है तो वो आइडेंटिफाइड हो गया, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ऑल इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऑल इवेंट्स आइडेंटिफाइड। ठीक है सर, ये तो हमको पता चल गया। दूसरा, ऑडिटर शेल कंसीडर द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग इंडेक्स। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या, रिस्क असेसमेंट फॉर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है सर। तीसरी चीज उसको क्या करनी पड़ेगी, इफ सच इवेंट इज आइडेंटिफाइड डिटरमाइन वेदर सच इवेंट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन एफएस, whether appropriately reflected in FS। आज हमें पता चलता है कि सर ऑडिटर को पता चलता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो सबसे पहले तो सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसने जो रिस्क असेस की थी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, उसको असेस करके एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसको बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, और सारे के सारे इवेंट्स अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है या नहीं है एफएस के अंदर। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोलता है सर, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या करना है सर, ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विथ रेस्पेक्ट टू वोट कि ऑल सच इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, एडजस्टेड और डिस्क्लोज। तो सच ऑल सच इवेंट्स एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड, एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड। ठीक है सर। सो हमको सर आज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर सबसे पहले तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट में ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, उसको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब उसको चार चीज़ें परफॉर्म करनी है कि आज मुझे एज ए ऑडिट प्रोसीजर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो सारे के सारे इवेंट्स मुझे पता चल गए, ऑल इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। फिर जो मैंने एट द टाइम ऑफ प्लानिंग रिस्क एसेस करी थी उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क मेरी बढ़ गई, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट, सपोज कंपनी थी 31 मार्च को सब बढ़िया बिजनेस चल रहा था और कंपनी में हो गई फायर हो गई, या कोविड आ गया, या फिर क्या हुआ, फ्लड आ गई उस रीजन में जहाँ कंपनी का वेयर हाउस था, जहाँ मेजर इन्वेंट्री पड़ी थी कंपनी की, वहाँ पे क्या आ गया, फ्लड आ गया, तो जितनी इन्वेंट्री थी वो सारी वॉश आउट हो गई। सो अभी व्हाट आर द एडजस्टमेंट और व्हाट आर द डिस्क्लोजर विच रिक्वायर्ड टू बी नीड टू बी गिवन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इज गिवन इन एफएस। तीसरा काम हमको ये चेक करना है, और हमको चेक करना है, फोर्थ काम हमको लेना है सिंपल सा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की मैनेजमेंट भाई तूने सारे के सारे इवेंट्स के बारे में मुझे बताया है या नहीं बताया है। ठीक है सर। अब एक ये कमाल की चीज़ है, बहुत जोरदार चीज़ है, अब आएगा मज़ा। फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ये इस फैक्ट्स की बात कर रहा है कि भाई इन फैक्ट्स के बारे में हमको पता चला आफ्टर द साइनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड टू शेयर होल्डर। मतलब सिचुएशन कैसी है कि हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी 30 सितंबर को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग इश्यू करने वाले थे, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ 15 अक्टूबर को, और यहाँ पे हमको पता चलता है, तो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू। क्या अब भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद भी क्या हमारी जिम्मेदारी रहेगी, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलता है यस बॉस तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तुमको कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ क्या करना पड़ेगा, वो कुछ ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिस्कस करना है क्या, मैटर विथ मैनेजमेंट डिस्कस करना है आपको। सबसे पहले तो मैटर किसके साथ, मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ आपको मैटर डिस्कस करना पड़ेगा। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट,
ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट अगर मटेरियली इम्पैक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी है हमारी? तीसरा काम, इंक्वायर हाई मैनेजमेंट इंटेंट टू एड्रेस द मैटर। मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट इज एड्रेसिंग द मैटर, हाउ मैनेजमेंट एड्रेस द मैटर, मैनेजमेंट कैसे मैटर को एड्रेस कर सकता है। अब देखो, सबसे पहले तो उसने 3 चीज़ें करनी है उसको। सबसे पहले आज अगर कोई भी इवेंट होता है, ऑब्वियसली बात है कि आज आपको पता चलता है कि यार वहाँ पे तो उस रीजन में फायर हो गया, या उस रीजन में आपका ये हो गया, फ्लड आ गया। सो अभी आप क्या करोगे? सबसे पहले मैनेजमेंट को फ़ोन करोगे, अरे भाई तेरे वहाँ तो बाढ़ आ गई, अभी तूने क्या किया इन्वेंट्री का, तूने क्या फाइनेंशियल में कुछ एडजस्टमेंट की है, तूने क्या डिस्क्लोजर दिया है? तो फिर उस हिसाब से मुझे ऑडिट रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट इन लाइन विथ लेटेस्ट एफएस। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने अपडेट किए, क्या ज़रूरत है तुमको करने की? और मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट से पूछो कि भाई तुम लोगों ने डील कैसे किया इस मैटर को। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दी, अब मैनेजमेंट का जवाब आता है, मैनेजमेंट कॉल पे बोलता है ऑडिटर साहब हम लोगों ने तो फाइनेंशियल्स को क्या कर दिए, अमेंड। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोगों ने तो फाइनेंशियल्स को कर दिए अमेंड। तो अभी क्या, अभी लग गई ऑडिटर की वाट, और ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है सर, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, और ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले तो अमेंड करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या अमेंड करना पड़ेगा, उसने जो इशू किए क्या ऑडिट रिपोर्ट, उसको इशू करनी पड़ेगी टू इंक्लूड एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंड। उसमें एडिशनल डेट डाल दो और बोल दो कि भाई मैंने खाली इस अमेंडमेंट के रीजन से मैंने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है। और दूसरा, अदर मैटर पैराग्राफ या ईओएम में प्रॉपर्ली मैटर को एड्रेस कर दो, और प्रोवाइड ए न्यू अमेंडेड रिपोर्ट वेयर इंक्लूडिंग ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईओएम और ओम पैरा के अंदर आप रेफरेंस दे सकते हो। अब एक मैटर, ये तो हुआ मैनेजमेंट, अच्छा वाला मैनेजमेंट, ये तो मेरा है अच्छा मैनेजमेंट। अभी बुरा मैनेजमेंट, सपोज ये मेरा रहता है बुरा मैनेजमेंट बोलता है कि भाई मेरी पूरी की पूरी 100 करोड़ की इन्वेंट्री जल गई और 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है, 10% का आइटम है, लेकिन मैंने नोट अमेंड किए। मैनेजमेंट बोलता है मैं तो अमेंड नहीं करूंगा, जा जो करना है कर ले, क्योंकि तेरी ऑडिट रिपोर्ट तो मुझे मिल गई है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मेरे पास ऑडिटर के पास क्या रास्ते हैं। इफ ऑडिट रिपोर्ट नॉट येट प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट, अगर अभी तक ऑडिट रिपोर्ट किसको नहीं मिली है, मैनेजमेंट को ही नहीं दी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन तो कर दी 30 सितंबर को, लेकिन आपको पता है कि भाई मैनेजमेंट को अभी तक मैंने मेल नहीं की है, तो आप क्या करो, उसको अमेंड कर दो मेन ऑडिट रिपोर्ट को और मैटर को इनकॉर्पोरेट कर दो। या फिर अगर ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट या TCWG को प्रोवाइड कर दिए, लेकिन थर्ड पार्टी को इशू नहीं किया, थर्ड पार्टी वाले तो बेसिकली बैंकर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर हो गए, या ऑल अदर स्टेक होल्डर, तो आप क्या कर सकते हो, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि आप ऐसा एक्शन लो, आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, ताकि आपकी रिपोर्ट पे लोग भरोसा नहीं करें। टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन योर रिपोर्ट। सिंपल सी बात है कि आपकी ही रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करे, आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है आफ्टर इवेल्युएटिंग द नेसेसरी सर्कमस्टांसेस। ये हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं। अब सर एक मजे की बात है, a fact that known to become to the auditor after the financial statement have been issued। मतलब चलो यहाँ तक तो पता चल गया, क्योंकि मैंने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किए। अब इसके अंदर एक और जुड़ गया कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड कर दिए, उसके बाद मुझे फैक्ट का पता चलता है, तो व्हाट आई नीड टू डू। अगर उसके बाद मुझे फैक्ट का पता चलता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा किसके साथ, मैटर मैनेजमेंट और TCWG के साथ। और दूसरा मैं ये पूछूंगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है या नहीं, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, वही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और तीसरा क्वेश्चन मैं वही बोलूँगा कि हाउ मैनेजमेंट इज एड्रेसिंग दैट मैटर। ये 3 क्वेश्चन तो मेरे फिक्स है। फैक्ट नॉन बिकम टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर द इशूइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अदर स्टॉक होल्डर। ये 3 चीज़ें तो कॉमन ही है, लेकिन रिव्यू हमें क्या करना पड़ेगा, एक फर्दर छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा कि भाई हमें पता तो चल गया, अभी हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी, हम लोगों ने मैनेजमेंट लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू कर दिया, लेकिन ऑडिटर को ये फैक्ट पता चला। और अगर ऑडिटर को ये फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट की इशू करने के टाइम पता चलता
तो ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और होता, मतलब ऑडिटर का ओपिनियन ही चेंज हो जाता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें लिखा हुआ है कि रिव्यू इफ मैनेजमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू इन्फॉर्म अबाउट द सिचुएशन टू एवरीवन इन रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर स्टेप्स टेकन, मैनेजमेंट ने अगर स्टेप्स लिए, तो आप क्या करो, ईओएम या ओम पेरा यूज़ कर लो और उसके अंदर आप अपना मैटर डाल दो, ठीक है। अगर इफ स्टेप्स नहीं लिए, बेसिकली मैनेजमेंट ने मैटर नहीं बताया स्टेक होल्डर को कि भाई ऑडिटर को भी नहीं पता था, तो आप क्या करो, प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शन लो टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन सच रिपोर्ट। ये मेरा ऐसे 560 खत्म होता है। बोलो 15-16 मिनट के अंदर अपन ने ऐसे 560 को अच्छे से पढ़ लिया। एक बार फरी वक्त में तो मैं समझाई दूँ, बहुत अजीब सी गुजराती बोला, सॉरी। सो सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है सर? सब्सिक्वेंट इवेंट होता है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे इवेंट, और जिनका फैक्ट है जो मुझे बाद में पता चलता है कब, आफ्टर द इशूइंग ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो होता है मेरा सब्सिक्वेंट इवेंट। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड whether the adjustment or disclosure given by the management is as per applicable FRF in financial statement, and you have to respond the facts which have known to auditor after the date of audit report। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, और कि भाई आपने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या नहीं। अभी सबसे पहले इवेंट्स के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि क्या सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए? अगर कर लिए तो आई हैव टू चेक माई रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के बाद वेदर आई अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन एफएस एंड ऑब्टेन कर लूंगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अभी ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई 30 सितंबर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू है 15 अक्टूबर को। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में? मुझे डिस्कस, तीन मेरे सेम क्वेश्चन की मैटर को सब डिस्कस करना है, फिर मैनेजमेंट को पूछना क्या तुमने फाइनेंशियल अमेंड किए और क्या मैनेजमेंट ने कैसे एड्रेस करा। अब अगर मेरा अच्छा मैनेजमेंट और बुरा मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो मैनेजमेंट बोलेगा भाई मैंने तो अमेंड कर दिए, तू भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे दे और तेरे ओम और अदर ईओएम के अंदर डाल दे। लेकिन अगर बुरा मैनेजमेंट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेक करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। वही कि यही सेम कहानी मुझे कहाँ करनी पड़ेगी? जो मुझे फैक्ट पता चले आफ्टर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम टू सेम स्टेप आई हैव टू फॉलो इन दैट। तो सर आपका यहाँ पे ऐसे 560 खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, फिनिश हो गया। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आपके ले लिए, ये मेरा ग्रीन हाईलाइटेड आपका पोर्शन है। अभी हम सर प्रॉपरली प्योरली आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं। किसी को भी पेट में दुखना नहीं चाहिए कि सर आप अपने नोट्स या कुछ भी नहीं बना रहे हो। आईसीआई है तो है, हम है, सिंपल सा। वी आर आईसीआई हम है और हम ही आईसीआई है, ठीक है सर। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, देन वी विल फर्दर स्टार्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। तब तक आप पढ़िए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 क्या है। सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 बहुत जोरदार चीज़ है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का इधर मैं आंसर भी निकाल लेता हूँ। चलो ये क्या बोलता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1? होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मूव फास्ट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड स्लीपर्स लोकेटेड इन बहादुरगढ़ इन हरियाणा। ड्यू टू अनप्रेसिडेंट रेन्स इन द एरिया इन द मंथ ऑफ September 2022, many areas of the town got inundated due to the choking of sewer system। सीधी सी बात है। As a result of the above, the company's premises located in town were also affected, resulted in damage stock। मतलब सिंपल सी बात है, नालियाँ बंद हो गई और उनका स्टॉक में डैमेज हो गया। सॉरी, कंपनी ने क्या किया, लॉन्च किया क्लेम, और कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। और सेम इज शोन एज क्लेम रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को उसको दिखाया भाई हम क्लेम रिसीव करने वाले हैं, एंड एज द क्लेम वॉज नॉट येट सेटल्ड एट ईयर एंड। The insurance surveyor appointed in the case submitted a report to the insurance company recommending a claim of ₹45 lakh। इंश्योरेंस सर्वेयर ने बोला कि भाई तुमको 45 लाख रुपया मिलेगा अप्रैल के अंदर। कंपनी हैज ऑल्सो गिवन इट्स कंसेंट। कंपनी ने बोला चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो सही, आने दो। एंड द सेटल्ड अमाउंट ऑफ ₹45 लाख ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी ऑन 15 मई को मुझे पता चल गया। यू हैव जस्ट फिनिश्ड परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव
procedure of the company by the end of May 2023. Is there any responsibility cast upon you as an auditor of the company in the above situation? सर सबसे पहले तो ये बताइए हमें कैसे पता चलेगा सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन है. ऑब्वियस ही बात है, एट द एंड ऑफ May 23 इज देयर एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ से ही आपको टिक हो जाना चाहिए एग्जाम के अंदर कि ये तो मेरा सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन है. अभी सब्सिक्वेंट इवेंट को आप घुमाइए अपने दिमाग के अंदर कि क्या बोलता है मेरा, ऐसे क्या बोलता है कि जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, अगर उसके बीच में इशू होता है, कोई भी मैटर अगर आता है, तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो इसका आंसर समझते हैं. क्या बोलता है कि द गिवन सिचुएशन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंडीशन तो एग्जिस्ट थी एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये मेरे क्या हो गए, एडजस्टिंग इवेंट. इनिशियली द कंपनी ने लॉन्च की थी क्लेम 1 करोड़ की, लेकिन कंपनी को पता चला कि भाई 45 लाख ही मिलने वाले, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा कंपनी को 45 लाख के अमाउंट से. जो रिसीवेबल है उसको 45 लाख बनाना पड़ेगा, 1 करोड़ को रिवर्स करके 45 लाख करना पड़ेगा. और वो हम लोगों को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि भाई आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव रिसीव्ड, द कंपनी हैज गिवन कंसेंट फॉर द सेम ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 45 लाख ओनली. ठीक है सर. सो ये मेरा मैटर क्या हो गया, इवेंट अकर बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. अभी सर आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2. ये भी बड़ी जोरदार सिचुएशन है, ध्यान से सुनना. सीए अनुज इज द ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी. क्या बात है, अनुज भाई लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर है. एंड ही इज इन द मिडस्ट ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ सेड कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023. एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेल्ड ऑन 17 अप्रैल एक डिविडेंड बोला कि भाई हम लोग 1 करोड़ का डिविडेंड देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द रेट ₹10 पर शेयर. एंड सच ए प्रपोजल हैज ए गुड चांस ऑफ बीइंग अप्रूव्ड इन एजीएम. एजीएम के अंदर भी गुड चांसेस है कि भाई वो अप्रूव हो जाएगा. हिज ऑडिट प्रोसीजर आर नियर कंप्लीशन. ही इज कंटेम्पलेटिंग फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट बाय 31 जुलाई. उसने बोला कि मैं 31 जुलाई को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दूंगा. ठीक है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग कब हुई, 17 अप्रैल को. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या थी, सो सिंपल सी बात है भाई, एफएस कब हो रहे, 31 मार्च. मीटिंग कब हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो हुई 17 अप्रैल. एंड मैं जो दे रहा हूँ ऑडिट रिपोर्ट वो कब इशू कर रहा हूँ, 31 जुलाई. इज देयर एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन हिम एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी. क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सिंस पहले तो ये बताओ, क्या ये मीटिंग अगर 31 मार्च से पहले होती तो बनता, ऑब्वियसली बनता. लेकिन ये इवेंट हमको एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट हमको ये पता नहीं था, मतलब इट इज़ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सो वी डू नॉट नीड टू डिस्क्लोज एनीथिंग. सो सिंपल सा इसमें आपका क्या एग्जांपल दिया है, इन द गिवन सिचुएशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको अमेंड नहीं करने की जरूरत है क्योंकि आपको एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट आपको ये इवेंट पता नहीं था. In the given situation, dividend has been proposed by board of director on 17th April. It is an example of condition that arose after the reporting period. No liability exists for the company on reporting date because there is no obligation to pay at the reporting date in accordance with Ind AS 1. Ind AS 1 भी आपका यही बोलता है कि भाई अगर आपका reporting date पे obligation नहीं है तो आपको adjustment नहीं देना. Therefore, above situation does not require recognition of above proposed dividend in financial statement. सीधी सी बात है. It is an example of events which does not require adjustment. However, it should be disclosed in financial statement in notes to account. But आप सेफ्टी पर्पस के लिए, और सेफ्टी के लिए क्या, प्रॉपरली आप नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो कि भाई कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी 17 अप्रैल को और हम लोग डिविडेंड इशू करने वाले, तो इन्वेस्टर को रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए. Therefore, it should be ensured that it is disclosed in notes to account in the financial statement. He should verify in accordance with SA 560 that it is so disclosed in notes to accounts. So हमारा यहाँ पे होता है सर SA 560 का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हमारा टॉपिक खत्म. अभी हम लोग बढ़ते हैं SA 570 की ओर. लेट मी से, चलो सर, हम बोलते हैं सेम टू सेम. हम आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे ताकि आप स्टडी मटेरियल खोल के रखेंगे तो हमको और ज़्यादा मज़ा आएगा. हम बोलते हैं सर SA 570 क्या होता है सर. SA 570 होता है हमारा गोइंग कंसर्न.
कंसर्न है गोइंग के लिए क्या है हमारा कंसर्न, मतलब ये चलने वाला है लेकिन इसके लिए हमारा कंसर्न है कि भाई ये चलेगा नहीं, मतलब बिजनेस बंद हो सकता है। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस ऐसे, ये ऐसे लेके क्यों आए? ये ऐसे इसलिए लेके आए कि भाई आपको ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुझे ये देखना है कि इसका गोइंग कंसर्न बिजनेस का तुझे इवेलुएट करना है और उसका इम्प्लीकेशन देखना है किस पे, ऑडिट रिपोर्ट पे। इम्प्लीकेशन किस पे देख रहा है तुझे, ऑडिट रिपोर्ट पे। सो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस ऐसे, ऐसे गोइंग कंसर्न है उसका तुझे इम्प्लीकेशन देखना है किस पे, ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है सर, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी? सर चलो गोइंग कंसर्न मेरी जिम्मेदारी तो है, सबसे पहले तो सर रेस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की रहेगी इसमें? रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मैं अगर पेरा बनाता हूँ, वो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग कंसर्न, प्राइमा फेसी हम बोलते हैं कि सर प्राइमा फेसी हमारा जो रेस्पॉन्सिबल बंदा रहेगा वो कौन रहेगा सर, मैनेजमेंट। और दूसरा हमारा कौन रहेगा, ऑडिटर। दो बंदे इस ऐसे 570 के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो सबसे पहले उसको क्या करना है, देखो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, टू मेक स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा, मुझे पता है मेरा बिजनेस चलेगा क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं और सब कुछ कर रखा है जिससे मेरे को पता है कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा। तो एंटिटी को एक स्पेसिफिक क्या बनाना है, असेसमेंट बनाना है कि एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। दूसरा अप्रोप्रिएट क्या करना है, डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा मैनेजमेंट को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि भाई मैनेजमेंट को सिंपल दो ही काम करना है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, ट्विन काम करना है मैनेजमेंट को कि सबसे पहले उसको असेसमेंट बनाना है कि अवर एंटिटी विल बी कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न क्योंकि हमारे सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उसको दूसरा काम क्या करना है, अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना है किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है सर, अभी सर ऑडिटर का काम तो क्या जोरदार है। अभी इसने असेसमेंट किया तो ऑडिटर का क्या काम हो रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, सोचो सर क्या काम रहेगा, उसको क्या करना है, सिंपल सी बात है ऑब्टेन तो करना है, ये हर जगह क्या करना है उसको, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये मैंने चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर समझाया था कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। सो उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है और उसको क्या करना है, कंक्लूड करना है। क्या करना है, कंक्लूड करना है कि भाई जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन लिया है वो क्या है, अप्रोप्रिएट है। जो मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एस्टिमेट है वो क्या है, अप्रोप्रिएट है। दूसरा उसको क्या करना है, उसको ये चेक करना है कि वेदर देयर इज एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी उसको चेक करनी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। You have to check material uncertainty whether they exist about the entity's ability to continue as a going concern. You have to check material uncertainty. Auditor cannot be expect to guarantee. सिंपल सी बात है, ऑडिटर को गारंटी नहीं देनी, नो गारंटी। सो सर अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने समझा, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे 570 क्या है, गोइंग कंसर्न का क्या होगा, हमें इसको क्या ऐसे का कि भाई गोइंग कंसर्न चेक करना है और उसका इम्प्लीकेशन चेक करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अब इसमें दो जिम्मेदारी आती है, दो बंदों की जिम्मेदारी है, ऑब्वियस सी बात है, पहला मैनेजमेंट, दूसरा ऑडिटर। मैनेजमेंट को सिंपल सा दो ही काम करना है, मैनेजमेंट को पहला काम करना है कि भाई जो उसने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना है और डिस्क्लोजर देना है एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से इसको अंदर फाइनेंशियल के अंदर। और बट ऑडिटर को क्या करना है सर, ऑडिटर को भी ऑब्वियसली वही काम कर रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर रहा है उसके लिए उसको क्या करना है, ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भाई जो उसने सोर्स डेटा लिया है, जो अजम्पशंस एंड मेथड लिया है या उसके जो भी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन वो अप्रोप्रिएट है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। और उसको कंक्लूड करना है किसके अंदर, किसके लिए कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है। दूसरा भाई कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी, ऐसी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी जैसे कोविड के अंदर हुआ था, तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है एंटिटीज एबिलिटी के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, सपोज कोविड आया या गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया प्लास्टिक पॉलीथीन्स पे, तो होगी कोई पॉलीथीन मेकिंग इंडस्ट्री होगी तो ऑब्वियसली बात है उसका तो बिजनेस पूरा ठप। तो ये क्या हो रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेट और क्रिएट कर रहा है सिग्निफिकेंट डाउट रिलेटेड टू एंटिटीज की एबिलिटी कि भाई अब एंटिटी एबल नहीं है टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। बट ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, सीधी सी बात है। अब होता क्या है कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो जाता है, मतलब ऐसे इवेंट्स हो गए या ऐसी कंडीशंस जो हमको मिलती है कि भाई एंटिटी नहीं टिक पाएगी, एंटिटी कांट बी
कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, तो क्या होगा, बिजली आ गई, लाइटनिंग हो गई. सो व्हाट यू हैव टू डू एज एन ऑडिटर. सो सर सबसे पहले आप क्या करोगे, आप किसके पास जाओगे, सबसे पहले दौड़ते ही आप किसके पास जाओगे, मैनेजमेंट के पास. उनसे रिक्वेस्ट करोगे भाई कि तुम मेरे को ये बताओ कि आपने कैसे असेस करा है रिलेटेड टू एंटिटीज एबिलिटी. सबसे पहले उनका रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट असेसमेंट. मैनेजमेंट से क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट का असेसमेंट, किससे रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एंटिटीज एबिलिटी गोइंग कंसर्न. फिर एंटिटी का फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा, फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा वो आप पूछोगे उनको. अब सपोज एंटिटी को बोला, गवर्नमेंट ने एंटिटी को बोला कि भाई हम लोग प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन्स बैन कर रहे हैं. तो अभी एंटिटी का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि भाई मैं कागज़ की पॉलीथीन बनाऊंगा. तो कागज़ की पॉलीथीन के लिए जो भी कैपेक्स वगैरह लगेगा वो एंटिटी के पास सफिशिएंट है. तो एंटिटीज़ का ये प्लान रहेगा, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा. और एंटिटी ने का एनालाइज भी करना है, फ्यूचर फोरकास्ट एनालाइज करना है, फ्यूचर फोरकास्ट. पता चलता है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन की जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ ही मॉडिफिकेशंस करके हम लोग कागज़ की थैली भी बना सकते हैं, कागज़ की पॉलीथीन भी बना सकते हैं. तो उसको कैश फोरकास्ट, जो फ्यूचर कैश फोरकास्ट है, कैश फ्लो फोरकास्ट है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. फोर्थ काम उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फैक्ट्स और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो भी उसको चेक कर लेनी, जैसे कोई मिनट्स वगैरह हो गया, एडिशनल फैक्ट्स या फिर कोई इन्फॉर्मेशन. ये ऑडिट प्रोसेस रहा ये सारी कि भाई तुमको पहले रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट का असेसमेंट, फिर तुमको ये देखना कि भाई वो फ्यूचर एक्शन क्या लेने वाली है, क्योंकि एंटिटी को भी पता कि भाई मेरी इंडस्ट्री पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही नहीं है. फिर उन्होंने एनालाइज कैसे किया, फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे एनालाइज किया कि भाई मेरी यहाँ से इनकम आने वाली है, कि भाई चलो मेरा कैश आउट को इतना जाने वाला है कि कैपेक्स में पैसा लगेगा, लेकिन इनकम यहाँ से आएगी कि भाई मैंने कागज़ की पॉलीथीन के जो मेरे कस्टमर है जिनको मैं प्लास्टिक की पॉली बैग्स बेचता था, अब उनसे मैं कागज़ की बेचूंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो भी आगे प्लास्टिक में काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको कागज़ की मेरे वही के वही कस्टमर रह जाएंगे, तो इनकम तो मुझे वहाँ से ही आनी है. सो इनकम और एक्सपेंस रेशियो मैं एक लूँगा. और कोई एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन कोई मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग से मिलती है तो वो मैं चेक कर सकता हूँ. और लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि भाई तुमने मुझे सारी फैक्ट्स और कंडीशन, सारे इवेंट्स और कंडीशन, सारे फ्यूचर एक्शन वो तूने मुझे बता दिए हैं. सो ये हमारी ऑडिट प्रोसेस रहेगी कि सर हमारी ऑडिट प्रोसेस सिंपल सी रहेगी. अब याद करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा SA 570. SA 570 में हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, SA 570 का नाम क्या है सर, SA 570 का नाम है गोइंग कंसर्न. जो क्या बोलता है कि तुम्हारा स्कोप क्या रहेगा कि भाई तुमको ये देखना है कि कोई गोइंग कंसर्न का इम्प्लीकेशन है क्या, और तुम्हें ये चेक करना है ऑडिट रिपोर्ट पे उसका क्या असर रहेगा. इसमें जिम्मेदार कौन, दो आदमी, ऑडिटर और मैनेजमेंट. ऑडिटर के बहुत सारे काम, लेकिन मैनेजमेंट के छोटे काम. मैनेजमेंट को क्या करना है, एक तो असेसमेंट करना है एंड एक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना है. लेकिन ऑडिटर को तीन चीज़ें करनी है कि भाई उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि भाई जो भी मैनेजमेंट ने दिखाया वो सब कुछ सही है, और कोई अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करनी है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है तो फिर मैनेजमेंट को जाके पूछो, और कोई गारंटी नहीं देता है ऑडिटर. अब होता क्या है, एक बम आया, एकदम जोरदार से एंटिटी में फ्लक्चुएशन आ गया, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि कल से ही भारत बंद या प्लास्टिक की पॉली बैग्स बंद. सो व्हाट आर द इवेंट्स और कंडीशन, इवेंट्स और कंडीशन, इवेंट हो गया, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया. अब आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या बनाती है, प्लास्टिक के पॉली बैग्स. तो अभी आपका क्या रहेगा, अब आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को कि भाई ला, अब वापस असेसमेंट करके ला. अब तू बता कि तू क्या एक्शन करेगा. तू ऑब्वियसली बात है, तेरी 10,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको ऐसे ही घाटे में तो नहीं जाने देगा. तेरा प्लास्टिक का काम बंद हुआ तो इससे तेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा. उसने बोला कोई बात नहीं, मैं कागज़ की थैली बनाऊंगा. तो कागज़ की थैली के लिए तू जो है सप्लायर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तेरा कैश फ्लो फोरकास्ट बोर्ड जाएगा, सप्लायर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो सब काम तुझे करना पड़ेगा. कैपेक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू एनालाइज योर फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट कि आज भाई मेरा इनकम क्या क्या रहेगी, कि चलो जिनका जो मेरे कस्टमर है वो तो सेम ही रहेंगे. रीज़न भी, जिनको मैं प्लास्टिक की पॉली बैग शेयर करता था अब उनको मुझे क्या सेल करना पड़ेगा, कागज़ के पॉली बैग. लेकिन मेरे जो सप्लायर्स हैं अब मेरे क्या हो गए, सप्लायर भी पूरे चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जो पहले के सप्लायर है वो मुझे प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स बेचते थे, उससे मैं पॉली बैग्स बनाता था. अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा. अब मुझे नए सप्लायर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसके लिए मेरा खर्चा लगेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी. तो कैश आउटफ्लो नो डाउट इनिशियली 2 साल ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी मेरी एंटिटी में इतनी ताकत है कि 2 साल लॉस या ब्रेक इवन में जाके भी तीसरे साल प्रॉफिट कमा लेगी.
फोर्थ में मेरा क्या रहेगा कि भाई एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कहीं से मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह कहीं मिलती है तो वो मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से। अभी तक अगर आपको याद हो गया या समझ तो आ ही गया होगा या तो हो ही गया होगा, तो फिर मुझे फटाफट बढ़िया 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 सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी सर आता है इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अब एक आपकी बुक में गलत दिया हुआ है कि अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, देखो गोइंग कंसर्न एस्टिमेट अगर मेरा अप्रोप्रिएट होता है तो मुझे क्या देना है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। कि भाई मैनेजमेंट ने जो बोला है कि भाई मेरी एंटिटी कंटिन्यू करेगी और वो अप्रोप्रिएट है, वो सही बात बोल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा। लेकिन 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 अगर इनअप्रोप्रिएट यूज कर रखा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि मैं करूंगा, मेरी कंपनी प्लास्टिक की इंडस्ट्री में ही डील करेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्स ओपिनियन करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब एक चीज़ आती है सर, एक इसमें जोरदार चीज़ आती है, ये आपको ओपिनियन के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब एक इसमें जोरदार चीज़ आती है कि मेरा गोइंग कंसर्न बोलता है कि गोइंग कंसर्न तो मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट लिया है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, एंड उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट कर ही रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन उसका भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि उसने एडिक्वेट क्या दिया है, डिस्क्लोजर भी दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में। देखो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट किया मैनेजमेंट ने, पहली बात टिक, एकदम ग्रीन टिक। दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन उसका मैंने अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही डिस्क्लोजर दे दिया। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वालिफाई तो मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अनमोडिफाई करना पड़ेगा मेरे ओपिनियन को। प्लस मैं दूसरा काम क्या करूंगा, एक सेपरेट सेक्शन बनाऊंगा किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और उसके अंदर पूरा गाथा लिख दूंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। ये चीज़ मैं करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये सेम सिनेरियो, गोइंग कंसर्न है वो अप्रोप्रिएटली है, लेकिन फिर भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है। सिचुएशन नंबर 2, ये सिचुएशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड नंबर थी, ये थर्ड नंबर है। अगर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं देता है मैनेजमेंट, तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। फिर और मैनेजमेंट ने मना ही कर दिया कि मैं तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं करूंगा। सिचुएशन नंबर 4, मैनेजमेंट ने पूरा ही मना कर दिया, मैनेजमेंट ने क्रॉस कर दिया। तो आपको भी क्या करना है, क्रॉस कर देना है किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सो सिंपल सी बात है सर, हम लोगों ने सिचुएशन समझी कि भाई मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न है वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर लिया है और अप्रोप्रिएट लिया है एस्टिमेट भी, तो मुझे क्या करना है, नहीं क्वालिफाई करना है। लेकिन मैनेजमेंट ने अगर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन लिया है तो मुझे एडवर्स ओपिनियन इशू करना पड़ेगा, इनअप्रोप्रिएट यूज किया है ना। अब गोइंग कंसर्न अगर अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, दो चीज़ हो गई, या तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल में या नहीं दिया है तो मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सेपरेट सेक्शन डाल दूंगा किसके रिगार्डिंग, कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है एफएस के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई या एडवर्स। बोलो सर बच्चों, फटाफट समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में एक चीज़ ये ध्यान रखना, ऑडिटर को हमेशा TCWG के साथ ही कम्युनिकेट करना है। अगर कोई इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई होती है, मैनेजमेंट फिर बीच में रोल नहीं प्ले करेगा। ऑब्वियस सी बात है, TCWG है जो मेन मालिक है धंधे के। अगर तुमको पता लगता है कि यार तुम्हारा धंधे पे सिग्निफिकेंट डाउट है कि भाई वो कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो तुमको किसको जाके डील करना है, सीधा मैनेजमेंट के पास नहीं पहुंचोगे, सीधा किसके पास पहुंचोगे, TCWG के पास। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर कोई डिले है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के अंदर और ऑडिटर को लगता है कि भाई डिले के कारण क्या हो सकता है कि भाई जो गोइंग कंसर्न का जो असेसमेंट है वो प्रॉपर, मतलब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट अगर अब करें तो कुछ और ओपिनियन निकलता है, तो फिर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हमारा सर इसी के साथ मैंने आपको पूरा का पूरा ऐसे 570 मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको मेरे पे भरोसा थोड़ी ना होगा,
मजाक कर रहा हूँ। सो पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे 570 में हम लोगों ने इसको पढ़ा, हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पढ़ी, मैनेजमेंट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसकी पढ़ी, ऑडिटर की। हम लोगों ने इवेंट्स और कंडीशन जो आइडेंटिफाइड हुई है वो हम लोगों ने देखा, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन रहेगा वो हम लोगों ने देखा, और अदर पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। बोलो बच्चों मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ये जो नया स्टाइल है पढ़ाने का कि भाई मैं आपको आईसीआई का मटेरियल नहीं दिखा रहा, इससे क्या होगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, नहीं तो आपका फोकस कहाँ रहता है, मटेरियल के अंदर। तो अगर नया स्टाइल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 कमेंट में फीडबैक जरूर देना। अभी हम लोग इसके अंदर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 पढ़ते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 क्या बोलता है, सीए सौम्या ऑडिटर है कंपनी की, एंगेज्ड इन द रियरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एग देयरफ्रॉम। द कंपनी हैज परफॉर्म वेरी वेल सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 2013। सीधी बात है, इट्स सेल्स हैड आल्सो ग्रोन एंड द कंपनी हैड एक्सपेंडेड इट्स मार्केट फ्रॉम द नेटिव नॉर्थर्न स्टेट ऑफ promoters to far flung areas in eastern parts of the country. Very good. However, since last 2 years, company's fortune has been nosedived. For the first, due to the effects of pandemic, COVID आ गया, and due to the recurrent outbreak of bird flu. Bird flu आ गया 3 बार इन स्पेन ऑफ 2 ईयर, 2 सालों के अंदर 3 बार आ गया। द कंपनीज सेल्स हैव डिप्ड फ्रॉम 50 करोड़ से सीधी कंपनी की सेल्स आ गया 10 करोड़ में। भाई पूरा का पूरा धंधा हिल जाए। फर्दर ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइव स्टॉक वाज आल्सो वाइप्ड ऑफ। लाइव स्टॉक ही चला गया, उड़ गया ड्यूरिंग बर्ड फ्लू। शी इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉलोड बाय द मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, इतना सब हो गया तो फिर कहाँ से होगा। The management now want to start with new batches of bird. बढ़िया बात है। The earlier working capital facilities of the company granted by bank have also been restructured to support the business. Restructuring कर दी। She was informed that repayment of restructured working capital term loans are begin to from ensuring year. No fresh credit facilities have been granted by the bank. Credit facilities grant नहीं करी बैंक को, बैंक ने। The company also plans longer credit from suppliers से भी longer credit ले रहे क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है। द कंपनी प्लान्स टू टेक एडिशनल मेजर टू प्रिवेंट द सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक। उन्होंने प्रिवेंट मेजर किया कि भाई हम लोग क्या करवाएंगे, एग्रेसिव करवाएंगे वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करवाएंगे एंड मोर फ्रिक्वेंट विजिट करवाएंगे किसकी, वेटनरी स्टाफ की। द विलेजर इन सराउंडिंग एरियाज हैव एक्यूज द कंपनी ऑफ स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, एयर पोल्यूशन भी कर रही है। द मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट। मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है क्या, कैश फ्लो फोरकास्ट। डिस्कस द अप्रोच टू बी अडोप्टेड बाई हर इन एग्जामिनिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब उसको एग्जामिन करना है क्या, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। सो मैं भी आपके लिए स्क्रीन पे लगा देता हूँ। चलिए 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 चलिए, चलो ये मेरे को आपको यहाँ पे ही बताना पड़ेगा तो ही मज़ा आएगा आपको। अब ये देखो थर्ड क्या बोल रहे हैं। अब देखो आपको पूरी सिचुएशन समझ आ गई कि सिंपल सी बात है, एक कंपनी है जो लाइव स्टॉक में था जिसके पास, वो वाइप ऑफ हो गया। बर्ड फ्लू था वो भी वाइप ऑफ हो गया। क्यों लाइव स्टॉक वाइप ऑफ क्यों हो गया, क्योंकि बर्ड फ्लू के कारण, ठीक है। और कंपनी की जो सेल्स है वो 50 करोड़ से सीधी 10 करोड़ पे आ गई, ठीक है। तो अब कंपनी ने बोला कि भाई हम लोग सप्लायर से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी लाएंगे, वर्किंग कैपिटल को रिस्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन वो सब नहीं। फिर भी उसको ऑडिटर को लगता है कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है। अब ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर का क्या क्या काम रहेगा। सो इन अकॉर्डेंस विथ, देखो इवेंट्स और कंडीशन तो हो ही गया, इवेंट्स और कंडीशन तो आइडेंटिफाई कर ली। जो कास्ट कर रही है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा क्या करना पड़ेगा कि मुझे ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस। अब अगर एंटिटी ने प्रिपेयर किया है कैश फ्लो फोरकास्ट, तो उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस ऑफ फोरकास्ट इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फैक्टर। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैश फ्लो बनाया है उन्होंने, सबसे पहले तो उसका रिलायबिलिटी चेक करना पड़ेगा अंडरलाइंग डेटा का, कि भाई जो कैश फ्लो फोरकास्ट मैनेजमेंट ऑडिटर को देख रहा है तो उसको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं, कि सबसे पहले तो उसको रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी अंडरलाइंग डेटा की। फिर उसको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर देयर इज एनी एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द अजम्पशंस। जो भी अजम्पशंस लिए हैं कैश फ्लो के अंदर वो एडिक्वेट है या नहीं, ठीक है। फिर वो क्या चेक कर सकती है कि भाई देखो बैंकर्स ने अगर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है तो हाउ फंड्स फ्रॉम द सेम वुड बी अरेंज। अगर बैंकर ने फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी है तो भाई पैसा कहाँ से लाओगे धंधा करने के लिए। चेक आपको करोगे लोन या सेंक्शन लेटर, सीधी सी बात है। भाई सप्लायर है, सप्लायर आपको लंबा क्रेडिट क्यों देगा, वो ऑलरेडी 30 डेज में आपको दे रहा है तो 60 डेज क्यों करेगा या 40 डेज क्यों करेगा। आज मैं मेरा ही पेमेंट मैं बोलूँ कि नहीं नहीं भाई डिले कर, और मुझे पता है कि ये कंपनी डूबने वाली है जिसका सेल्स 50 से सीधा 10 करोड़ आ गया। वेदर कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, क्या कंपनी ने अकाउंट फॉल किया है इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर के लिए। अब एयर पोल्यूशन का भी एक नया मैटर आ गया।
तो ये सारे इश्यूज आ गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शी में ऑल्सो कंसिडर अदर इम्प्लीकेशन ऑफ द इशू एंड पॉसिबल इफेक्ट। तो उसको ये सब चेक करके उसको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर इन सब इश्यूज़ का अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर किया एफ के अंदर तो ठीक बात है, नहीं किया तो फिर मुझे क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन इशू करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आते हैं आपकी फोर्थ केस स्टडी के अंदर। जोरदार है, ये भी जोरदार केस स्टडी है, ध्यान से सुनना। सीए सूरज फाइंड दैट की फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ ए कंपनी लाइक करंट रेशियो, DSCR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल आर इन रेड फ्लैग, बाप रे, and have deteriorated considerably as compared to last year. The company is also not able to pay its creditor on time. Creditor को भी बेचारे को पैसा नहीं मिल रहा है. The company is requesting time and again to its banker to grant additional credit facilities, but the banker are not listening. सीधी सी बात है भाई, जो क्रेडिटर को पैसा नहीं दे रहा वो बैंकर उसकी क्यों सुनेगा। Significant loss भी हो रहा है कंपनी को ड्यू टू द लैक ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन द मार्केट। एज ए रिजल्ट ऑफ इट मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट बिलो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बिलो भी सोल्ड किया एक प्रोडक्ट। देर हैव बीन सिचुएशन वेयर द कंपनी इज नॉट एबल टू पे द सैलरी, सैलरी भी नहीं दे पा रहे, बाप रे इतना सब हो गया। तो ऐसी कंपनी में आप जॉब मत करना भाई। All these negative findings have led him to conclude that the use of going concern as the basis of accounting is not appropriate. सीधी सी बात है, चलो ये तुम लोगों ने देख लिया, तुम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस, अरे यार ऑब्वियस सी बात है, इतना सब रेड में है, इतना सब रेड फ्लैग चल रहा है, तो क्या तुम गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग का परफेक्ट बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोलोगे। He bring this matter to the knowledge of CFO of the company. What is the reporting duty cast on him in such a scenario? तो उसमें क्या रहेगा, CFO इन्फॉर्म करता है मैनेजमेंट को इंटर्न और रेडी, वो बोल रहा है कि भाई मैं डिस्क्लोज कर दूंगा सब कुछ, क्या इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, हाउ शुड इट इम्पैक्ट द ऑडिटर ओपिनियन इन केस मैनेजमेंट इटसेल्फ डिस्क्लोजेस द, मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि भाई मैं गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है उसको डिस्क्लोज कर दूंगा। तो अभी आप बताओ, आप सोचो कि क्या करोगे इस केस के अंदर। तो इस केस में ICA क्या बोलता है, ICA ने क्या जवाब दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बट ऑडिटर को लगता है कि भाई जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिया है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन करना पड़ेगा। लेकिन एडवर्स ओपिनियन रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। अब अगर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अप्रोप्रिएट, आपने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे और उसमें आप नोट डाल देते हो कि भाई ये गोइंग कंसर्न बेसिस फालतू है, तो भी नहीं चलेगा, तो भी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एडवर्स या क्वालिफाई ओपिनियन ही देना पड़ेगा। इवन इफ मैनेजमेंट डिस्क्लोज करता है कि भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट, इट वुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर ओपिनियन, ही हैव टू क्वालिफाई। सो बेसिकली ही हैव टू क्या करना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन इशू करना पड़ेगा। मतलब क्या करता है कि मैनेजमेंट बोल रहा है हाँ मैं मान गया कि भाई गलत है, तो भी तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस से बना रहा है, तो वो तो साफ ही गलत है। ठीक है सर। अब एक ऐसे 580 हम लोग समझ लेते हैं, ऐसे 580 समझ लेते हैं और उसका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर ऐसे 580 बहुत छोटा सा ऐसे, मैं फटाफट यूं ही बता देता हूँ आपको। सो ऐसे 580 क्या बोलता है, इसका स्कोप तो सिंपल सा है कि भाई ये ऐसे डील क्या करता है कि भाई तुमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, और जहाँ तुमको लगता है कि भाई नहीं मैनेजमेंट नहीं चलेगा तो तुम TCWG से भी ले सकते हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का कि भाई हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है TCWG, और वेदर अगर वो बिलीव करते हैं कि भाई उन्होंने फुलफिल कर दी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब मुझे मैनेजमेंट और किससे लेना है, TCWG से ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि भाई उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है और उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो अप्रोप्रिएट है, वो कंप्लीट है। ठीक है, और हमें सपोर्ट करना है अदर ऑडिट एविडेंस को, अभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या मेरा ऑडिट एविडेंस रहेगा, हमेशा ध्यान रखना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, इट इज़ नॉट बी कॉल्ड एज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये कभी भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं कहलाएगा, ये हमेशा एक नेसेसरी, एक तुमको लगता है कि हाँ भाई चलो ये ऑडिट एविडेंस है मेरे पास। ठीक है, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, पीरियड कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली बात है मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पीरियड जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिस फाइनेंशियल ईयर की मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पीरियड रहेगा। डेट कौन सी रहेगी, एज प्रैक्टिकेबल एज नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है ना, बट
आफ्टर द डेट ऑफ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं होना चाहिए क्या मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने कि भाई तुमको लगता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है और जो तुम्हारे अदर ऑडिट एविडेंस है, जो तुम लोगों ने ऑडिट एविडेंस लिए ऑब्टेन किए, वो कुछ और बोल रहे हैं, तो तुमको फिर इंटीग्रिटी और तुमको डाउट अगर होता है उनकी इंटीग्रिटी या रिलायबिलिटी पे, तो तुम्हें फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा और तुमको ऐसे 5705 का हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इम्प्लीकेशन चेक करना पड़ेगा। और अगर 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 चलो जो मैनेजमेंट का जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है और मैनेजमेंट का जो ऑडिट एविडेंस है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई जो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, वो दे ही नहीं रहा, बेसिकली वो मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट को, मुझे इम्प्लीकेशन चेक कर लेना है। अभी एक छोटी सी केस स्टडी है, मैं आपके लिए बता दूं, ये मैंने अपन ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मेरे को एक छोटी सी केस स्टडी है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें खाली सिंपल सा पूछा है कि इसमें सब ये आपको पूरा का पूरा ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और इसके अंदर पूछा है आपको कि भाई इसके अंदर आप ये बताओ, आप हमको ये बताओ कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में खामियां क्या है। ऊपर शायद क्वेश्चन पूछा होगा, पॉइंट आउट इफ देयर इज एनी एनोमली, ठीक है ना। तो एक एनोमली तो यही बता देता हूँ कि भाई ऑडिट की रिपोर्ट क्या है 31 जुलाई और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब का है 15 अप्रैल का, जबकि हम लोगों ने क्या सुना है कि भाई एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। तो ये आप खुद से कर सकते हो, ये सेल्फ स्टडी है, ये कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है, मुझे इतनी नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आगे ऐसे 560, 570, 580 तो हम लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन इस वीडियो के आगे एक सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग केस सिनेरियो डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर जो हमारे बच गए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और खासकर मेरा नया स्टाइल कि भाई मैं आपको स्टडी मटेरियल नहीं दिखाऊं, और मैं खुद से मेरी दूसरी स्क्रीन पे स्टडी मटेरियल खुला है और मैं यहाँ पे आपको उससे देख के अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आप खुद स्टडी मटेरियल खोलोगे और देखोगे कि हाँ भाई ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, इससे आपको समझने में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाले नोट्स है जो क्लासरूम नोट्स है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी, शायद जिन बच्चों को पता नहीं है, मैंने एक व्हाट्सएप पे कॉमन ग्रुप बना रखा है, कॉमन पोर्टल करके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे, ये नंबर मेरा 7990722766, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपका क्या करूँगा, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा, तो जितनी भी मेरी यूट्यूब वीडियोज़ जो पब्लिश करता हूँ मैं, उसके मैं वहाँ पे अपडेट्स देता हूँ, या कोई नेसेसरी मटेरियल या कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपडेट देता हूँ। तो आप मुझसे इस तरह से जुड़ सकते हैं, और आपको अगर कोई भी क्वेरी या आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बिंदास पूछिए इसी नंबर पे, जस्ट मुझे डीएम कर दीजिए आपका नाम कि सर मैंने आपका यूट्यूब लेक्चर देखा है और मुझे ये डाउट है। तो ये आपका काम खत्म होता है, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 6 मैंने पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 1 आपको देखो जोरदार, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये पाँचों की पाँचों वीडियो फुल्ली वीडियो एसएम को वर्ड टू वर्ड सारी की सारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखी मैंने बढ़िया सी, सीए फाइनल ऑडिट न्यू सिलेबस। प्लीज़ रेफ़र करना अपने फ्रेंड्स को, जो ज़रूरतमंद इंसान है कि भाई जिनको लगता है कि जो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तो खासकर रेफ़र कर देना। देखो आपने जो रेफ़र करा होगा हो सकता है वो किसी और के काम आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे लाइक्स बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियोज़ को प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। होप सो वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।